नमस्कार। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वीटस्टोन। इस टॉपिक को समझने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने में रखता हूँ। मैंने एक रेजिस्टेंस लिया कुछ इस कंडीशन में, एक रेजिस्टेंस आपका इस कंडीशन में, एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ लिया और एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ लिया। ओके, ये आपका सर्किट है। करंट यहाँ से जा रहा है, इस पॉइंट को मैंने M मान लिया, इस पॉइंट को मैंने N मान लिया। ओके ओके, here the resistance is 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm। इस तरह के सवाल को आपने क्लास 10th में देखा होगा। इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए आप लोग सिंपल सा जो प्रोसेस अपनाते थे, ये और ये एक दूसरे के क्या है, ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में है, ये एक दूसरे के सीरीज में है और ये पूरा सिस्टम और ये पूरा सिस्टम एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब बारी आती है इससे आगे बढ़ने की। हम लोग बात करने वाले हैं वीटस्टोन ब्रिज के बारे में कि वीटस्टोन ब्रिज में क्या है ना। वीटस्टोन ब्रिज एक्चुअली 5 या 6 रेजिस्टेंस का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर हम लोग पूरे के पूरे सिस्टम का आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। ठीक है, वैसे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया आपके सामने। मैंने कुछ रेजिस्टेंस दे दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका कुछ इस कंडीशन में है। यहाँ से मैंने सर्किट को बनाया, ये ऐसे। यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस दे रखा, यहाँ पे ये, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ रखा है और एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ रखा है। ये कुछ इस कंडीशन है। एक रेजिस्टेंस को मैंने इस जगह पे जोड़ रखा है ऐसा। ये जब कॉम्बिनेशन आपको दिख जाए तो आप समझ जाना कि ये क्वेश्चन आपका वीटस्टोन ब्रिज का है। ठीक है ना। अब इस तरह के सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए क्या करें, कैसे मालूम चलेगा कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल। तो वीटस्टोन ब्रिज का 2 फंडा होता है। नंबर 1 पहला balanced bridge and the second is unbalanced bridge। माना कि इस जगह पर जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, इस जगह पे R2 है, यहाँ पे मैंने R3 ले लिया और यहाँ पे मैंने R4 ले लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बैलेंस्ड ब्रिज के बारे में। देखते हैं बैलेंस्ड ब्रिज में क्या होता है। अगर मैं बैलेंस्ड ब्रिज की बात करूं तो बैलेंस्ड ब्रिज के केस में क्या होता है, R1 by R2 is equal to R3 by R4। यानी कि इन दो रेजिस्टेंस का रेशियो और इन दो रेजिस्टेंस का रेशियो हमेशा आपस में बराबर होना चाहिए, है ना। तब ये क्या कहलाता है, आपका बैलेंस्ड ब्रिज कहलाता है। जब ये सिचुएशन आ जाए कि इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो और इन दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो आपस में बराबर हो जाए, तो वैसे कंडीशन में ये जो सर्किट है जिसको मैंने यहाँ पे R5 माना, ये जो रेजिस्टेंस आपका बीच में था, है ना, इससे कोई भी करंट आपका पास नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि इससे कोई भी करंट पास नहीं करेगा तब जब इस चीज को वो फॉलो करे, जब इस चीज को वो फॉलो करे, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि जब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस का रेशियो, इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का रेशियो आपस में बराबर हो जाए, वैसे कंडीशन में इस सर्किट से इस जो ये जो पाथ है, इस पाथ से करंट पास नहीं करता, यानी कि इस जगह पर करंट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। ये एक सिंपल सा फंडा है। ये कैसे हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन आपका है, ये कुछ कंडीशन। इस जगह पर करंट अगर 0 हो गया तो इस जगह पर करंट 0 होने के कारण अगर मैं इस सर्किट को हटा देता हूँ, इस सर्किट को मैंने यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया, क्योंकि इसका करंट क्या हो गया, 0 हो गया। अब ऐसे कंडीशन में ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया जहां पर ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, उसके बाद पूरा सिस्टम पैरेलल में था, इसको हमने सॉल्व कर दिया। ये कंडीशन, ठीक है ना। तो अगर बराबर होगा तो बैलेंस कंडीशन, अगर बराबर नहीं हुआ तो क्या होगा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया R5। ओके, अब मान लीजिए R1 इज इक्वल टू 4 ओम, ठीक है, R2 इज इक्वल टू 2 ओम मैंने मान लिया। ओके, R3 इज इक्वल टू 8 ओम एंड R4 इज इक्वल टू 4 ओम मैंने मान लिया। ठीक है, तो R1 by R2 4 by 2, इधर 8 by 4, R3 by R4 8 by 4। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, दोनों तरफ क्या आपका है, बराबर आ रहा है, 2 इज इक्वल टू 2। तो ये केस बन गया आपका वीटस्टोन ब्रिज के बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक है, जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो अब क्या करेंगे, नॉर्मली निकाल देंगे। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के सीरीज में, तो 8 और 4 कितना हो गया भैया, ये पूरा सिस्टम बन गया आपका 12 ओम का, और ये कितना बन जाएगा, 4 और 2 कितना हो गया, 6 ओम का बन जाएगा। अब ये मैंने निकाल दिया, है ना, ये मैंने निकाल।
अब इस दोनों को सॉल्व कर लेना, ये पैरेलल एक दूसरे का है, तो पैरेलल में क्या करते थे, इतना गुना इतना कर दो और बटे में 12 प्लस कितना कर दें, 6 कर दो। इसको सॉल्व कर लेंगे तो नॉर्मली आंसर आपका निकल जाएगा। ये कंडीशन होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में बैलेंस ब्रिज का। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल होता है कि आखिर दोनों तरफ का जब रेजिस्टेंस बराबर है, रेशियो दोनों का बराबर है, तो इस सर्किट में करंट क्यों नहीं फ्लो किया, है ना। देखिए सिंपल सा फंडा है, आपने पोटेंशियल पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी है पिछले क्लास का, जो पिछला जो वीडियो आपका है उस वीडियो में मैंने आपको बताया पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल में मैंने आपको बताया था कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। इसका मतलब है कि इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है, करंट यहाँ से गया और आगे बढ़ गया, इसमें फ्लो नहीं किया। इसका मतलब मान लो, है ना, मान लिया मैंने, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, ये मैंने हटा दिया और ये मैंने, ठीक है। अब ये नॉर्मल केस बन गया, अब ये केस आपका ऐसे मैंने बना दिया, जो पहले जो कंडीशन था मैंने। ओके चलिए, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल की बात करूं, मान लिया मैंने इस जगह का पोटेंशियल Vn है, क्योंकि यहाँ M दे रहा है, और इस जगह का पोटेंशियल मैंने Vn मान लिया, ठीक है। इस जगह का पोटेंशियल मैंने मान लिया Vx और इस जगह का पोटेंशियल मैंने मान लिया Vy। इस पॉइंट को मैंने x माना, इस पॉइंट को मैंने y माना। तो इसका मतलब सीधा था कि करंट आपका इसमें फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल आपस में बराबर है, Vx इज इक्वल टू Vy। इसी कारण से यहाँ पर करंट आपका फ्लो नहीं कर रहा है ना। करंट नहीं फ्लो करने के कारण का मेन कारण क्या था कि दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल आपस में क्या है, बराबर है। Vx इज इक्वल टू कितना है, Vy। इसी कारण से यहाँ पर इस सर्किट में करंट जो है, करंट आपका क्या हो गया, 0। क्यों, क्योंकि दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना। तो रहा सवाल कि आखिर दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल आपस में बराबर कैसे हुआ, क्या रीजन है। चलिए इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं और प्रूफ करने का कोशिश करते हैं कि भैया ये R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 कैसे हुआ व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। अभी आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, आप जानते भी होंगे ओम्स लॉ के बारे में। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है ना, ठीक है। चलिए तो पहले रेजिस्टेंस को हम लेकर चलते हैं, ये पहला रेजिस्टेंस हमारा है ना R1, इसको लेकर चलते हैं। मान लीजिए इस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो I करंट फ्लो कर रहा है, तो I करंट जाने के बाद यहाँ पर भी आपका क्या हो गया, I1, और यहाँ पर I2 में करंट कन्वर्ट हो गया, बट क्या होगा, I1 करंट I2 करंट, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, तो इस सर्किट में जो करंट जा रहा होगा वो क्या जा रहा होगा, I1 ही जा रहा होगा, और यहाँ से जो करंट जा रहा है वो कौन सा जा रहा होगा, आपको I2, और यही दोनों करंट आपस में कंबाइन करके फिर से I का फॉर्मेशन करेगा। तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ये पहला केस हुआ, ठीक है। इसके हिसाब से अगर ओम्स लॉ को लगाया जाए तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल टू IR, है ना। तो इस जगह पे पोटेंशियल क्या है, यहाँ हाई टू लो यानी कि Vm माइनस Vx, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट मूव करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू IR, I1R1। ओके नाउ वी डिस्कस अबाउट द सेकंड रेजिस्टेंस, इसके बारे में बात करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट निकला, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ का पोटेंशियल क्या है, Vm माइनस Vy इज इक्वल टू IR, करंट I2 और रेजिस्टेंस R2। चलिए ये इक्वेशन हो गया आपका सेकंड। नाउ वी डिस्कस अबाउट द R3। इस जगह पे पोटेंशियल देखते हैं, Vx और Vn हाई टू लो, Vx माइनस Vn इज इक्वल टू Vn इज इक्वल टू I1R3, इक्वेशन थर्ड। और चौथा इक्वेशन देखते हैं हम इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका Vy और V1, Vy माइनस Vn इज इक्वल टू I2 और R4, ये निकल कर आ गया इक्वेशन 4। क्लियर है। चलिए अभी मैंने बताया कि व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में Vx इज इक्वल टू क्या होता है, Vy होता है ना। दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल बराबर है, इसीलिए करंट यहाँ पर फ्लो नहीं किया। अभी तुरंत मैंने इसके बारे में आपको बताया, Vx इज इक्वल टू Vy, दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल बराबर है, इसीलिए यहाँ से करंट पास नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए जरा सा, Vx इज इक्वल टू मैंने Vy लिखा है, तो जहां पर Vx है उस जगह पे अगर मैं Vy कर दूं तो कोई दिक्कत होगा नहीं। तो Vx के जगह पे मैंने क्या कर दिया, Vy कर दिया। यहाँ पर भी Vx के जगह पे मैंने क्या कर दिया, Vy कर दिया, क्योंकि दोनों बराबर था। नाउ अब हम इक्वेशन को इक्वेट करना शुरू करते हैं। ये दोनों इक्वेशन देखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड, और दूसरा इक्वेशन देखेंगे थर्ड और फोर्थ। इक्वेशन आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम लोग कोरिलेट करते हैं, ठीक है ना।
अभी देखो Vm माइनस वी वाई इज इक्वल टू I1 R1 और Vm वी वाई इज इक्वल टू I2 R2, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर, तो ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इस दोनों इक्वेशन से क्या निकल कर आया भैया, I1 R1 है ना, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर, ये भी बराबर हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 R2। मैंने कर दिया, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, आप I2 को इधर ले आओ, तो I1 बाई I2 है ना इज इक्वल टू, या इसको वहीं रहने देते हैं, R को ले आते हैं, तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू I2 बाई I1, ठीक है। अब इस इक्वेशन से चलते हैं, यहां पर देखेंगे क्या, ये और ये इक्वेशन, ये Vy माइनस V1 Vy माइनस Vn, ये दोनों सिमिलर है, ठीक है, तो ये भी कट जाएगा एक दूसरे से, तो क्या बचेगा, ये बचेगा, यानी कि I1 R3 इज इक्वल टू I2 और R4। इसको कोरिलेट करते हैं बाबू, तो क्या आ जाएगा आपका R3 बाई R4 इज इक्वल टू I2 बाई I1 आ गया। अब यहां पर भी I2 I1, यहां पर भी I2 I1 आपको दिख रहा होगा, है ना। अब ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब इस इक्वेशन से चले, ये इक्वेशन अगर मैंने 5 मान लिया, इक्वेशन 5 मान लिया और इसको इक्वेशन 6 मान लिया, तो उसके हिसाब से कोरिलेट करेंगे तो ये और ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इक्वेशन क्या निकल कर आएगा बाबू, R1 है ना, ठीक है, R1 और बटे में क्या होगा, R2 इज इक्वल टू R3 बटे में क्या हो जाता है, R4 हो जाता है, ठीक है। इसी चीज को हम लोग यहाँ पर प्रूव कर रहे थे, है ना, इसी चीज को हम लोग यहाँ पर बना भी रहे थे। तो मैंने क्या बोला कि जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज का केस आ जाए, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल यहाँ पर बराबर हो जाएगा। इसमें करंट भी देखो, इसके जगह पे हम इस रेजिस्टेंस को हटाते हैं, ठीक है, इसके जगह पर मैंने क्या कर दिया, एक गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया। तो गैल्वेनोमीटर का काम आपको पता है कि क्या करता है, वो करंट के डायरेक्शन को, है ना, और किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो उस करंट को भी वो बताएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज का वैल्यू कितना बताएगा, 0। क्यों, क्योंकि सर्किट में करंट फ्लो कर ही नहीं रहा है। क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल आपस में बराबर। कैसे मालूम किया मैंने, तो दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो और इसका रेशियो अगर आपस में बराबर हो जाए तो ये दोनों पोटेंशियल बराबर हो जाएगा और इस जगह पर करंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो अब अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल अगर आपके सामने आ गया, इस तरह से कोई सवाल आपके सामने है, तो बहुत आसानी से आप इस सवाल को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चलिए एक सवाल पे चलते हैं, ठीक है, और मालूम करते हैं उसका आंसर। नो, चलिए, अमूमन इससे बहुत सारा सवाल आपके एग्जामिनेशन में आता भी है, बहुत सारा सवाल आपके एग्जामिनेशन में इस तरह से सवाल आपका रहेगा, ठीक है। एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, मैंने एक रेजिस्टेंस लिया, इस पॉइंट को मैंने कंसीडर किया, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया, ये एक पाथ है, ये पॉइंट है आपका 2, इस जगह पे मैंने एक रेजिस्टेंस ले लिया, दूसरा रेजिस्टेंस मैंने यहां पे ले लिया, ठीक है ना, और एक रेजिस्टेंस मैं यहां पे ले लेता हूं, 3 रेजिस्टेंस मैंने यहां पे ले लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट, एक यहां पॉइंट मेंशन किया मैंने, एक पॉइंट मैंने यहां मेंशन किया, एक पॉइंट यहां मेंशन किया, एक पॉइंट यहां मैंने मेंशन किया, ठीक है। एक रेजिस्टेंस यहां से आपका ऐसे, और एक रेजिस्टेंस आपका यहां से। इस तरह के सवाल को आपने देखा भी होगा, ट्राई भी किया होगा, ये हो आपने, ठीक है। ये सवाल रेजिस्टेंस को हम लोग वैल्यू रख देते हैं, इसको मैंने 2 ओम रख दिया, ठीक है, ये भी 2 ओम, यहाँ पर भी मैंने 2 ओम कर दिया। सिंपल बना लेते हैं ताकि बनाना हमारे लिए क्या हो जाए, आपके लिए आसान हो जाए, ये मैंने सिंपल ही कर दिया। अब इसमें आर इक्विवेलेंट आपसे पूछना है, आर इक्विवेलेंट कितना हो, इस ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, करंट बाबू इधर से जा रहा है इधर को निकलेगा, आर इक्विवेलेंट कितना है, ठीक है ना, ये बताओ। तो इस तरह के सवाल को देखने के लिए देखो, ये भी जो कंडीशन है ना वो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का है। कैसे मालूम चलेंगे, क्या करें इससे मालूम चल जाएगी व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल है। देखो मान लो इस पॉइंट को हम एक नाम देते हैं, स्मॉल ए देते हैं, ये स्मॉल है, इसको मैंने स्मॉल बी मान लिया, ये स्मॉल सी हो गया, और इसको मैंने स्मॉल डी मान लिया, है ना, ठीक है, ये कर दिया। चलिए अब ए से एक पॉइंट चला है, ये पॉइंट ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, ये पॉइंट मेरा स्मॉल है, स्मॉल ए मैंने मान लिया, ठीक है। अब यहाँ से 2 रेजिस्टेंस निकला, एक ऊपर की ओर गया, एक नीचे की ओर गया, 2 वायर है, तो यहाँ से 2 वायर हम ले लेते हैं, पहला इधर है और
दूसरा वायर मैंने यहाँ लिया, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम का, है ना, यहाँ पे 2 ओम का लगा हुआ है, मैंने 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। नीचे वाले में भी 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब ऊपर से जो पॉइंट गया है, ये वाला पॉइंट है ना, ये जाकर कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है सी के पास, इंड कहाँ हो रहा है, सी के पास। तो मान लिया कि यहाँ पर एक पॉइंट है आपका, कौन सा, सी, मान लिया यहाँ पर एक पॉइंट क्या है, सी है, ये आया ऐसे सी के पास, ये सी गया, ठीक है, और नीचे से जो ए के तरफ से गया है, ये कहाँ गया, पॉइंट बी के पास। इसका मतलब है कि यहाँ पर मैंने क्या माना, एक पॉइंट मान लिया बी, ठीक है ना, ये पॉइंट हम पहुंच गए। अब बी से एक पॉइंट पहुंचा है डी के पास और सी से एक पॉइंट पहुंचा है डी के पास, तो यहाँ पे मैंने डी मान लिया। तो सी से डी के पास एक रेजिस्टेंस है, वो ऐसा, कितने ओम का है, 2 ओम, और एक आपका बी से डी तक एक रेजिस्टेंस है ऐसा, ठीक है, ये कर दिया मैंने, यहां से मैंने सर्किट बना दिया, ये पॉइंट बी, बीच में बी और सी को एक क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस जोड़ रहा है, तो बी और सी को एक रेजिस्टेंस यहां से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ये भी कितने ओम का है, 2 ओम का है। क्या ये वही कंडीशन नहीं बन गया, ये तो फिर से बीटा स्टोन रिलीज वाला क्वेश्चन बन गया ना, ठीक है ना। तो इस तरह का सवाल अगर हो तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर तो कोई करंट है नहीं, तो ये तो खत्म हो गया, अब ये दोनों बच गए, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, सीरीज में है, तो कितना हो गया, ये 4 ओम का आ गया वैल्यू ऊपर से, इधर कितना हो जाएगा, इसको भी 2 ओम मान लेते हैं, तो 2 ओम कितना हो गया, 4 ओम हो गया, ऊपर भी को 4 ओम, नीचे भी क्या हो गया, 4 ओम हो गया, और ये दूसरे का क्या है, पैरेलल कंडीशन में, तो पैरेलल निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, 4 into 4 और 4 ओम प्लस क्या करते हैं, 4 ओम, 2 रेजिस्टेंस रहता है, तो ऐसे कर लेते हैं। ये कितना हो गया, 16 ओम हो गया, और बटे में कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 ओम हो गया, 8 दूनी 16 बराबर कितना आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कब, जब ये रेशियो और ये रेशियो आपस में बराबर हो। अगर ये दोनों रेशियो आपस में बराबर नहीं होगा तो फिर इस तरह से हम लोग इसको 0 मानकर नहीं बना सकते, है ना। वैसे कंडीशन भी आपको मैं बताऊंगा कि जहां पर ये अनबैलेंस्ड कंडीशन हो, बैलेंस्ड ब्रिज ना होके अनबैलेंस्ड ब्रिज हो, वैसे कंडीशन में हम लोग रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए एक और सवाल देखते हैं बाबू। चलिए एक और सवाल पर आते हैं और डिस्कस करते हैं कुछ और सवाल के ऊपर, जहां पर हम लोग रेजिस्टेंस को निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए एक सवाल है, ये मैंने एक सर्किट बनाया, इसमें एक रेजिस्टेंस है बाबू, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपका इस जगह पे, ओके, एक रेजिस्टेंस आपका इस जगह पे, और एक रेजिस्टेंस मैंने यहां पे दिया, क्लियर। चलिए अब एक रेजिस्टेंस हम यहां से ले रहे हैं ऐसे, इस जगह पे मैंने 2 ओम का रेजिस्टेंस लिया है, और इस जगह पे मैंने 2 ओम का रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस बाबू यहां से जा रहा है ऐसे, क्रॉस करने के बाद ये यहां से ऐसे चला गया, यहां पर भी मैंने क्या कर दिया, 2 ओम का रेजिस्टेंस ले लिया, और यहां पर भी मैंने 2 ओम का रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है। ये नीट का सवाल है, नीट में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना। चलिए तो ये आपका 4 ओम का लिया मैंने, ये भी 4 ओम, अब ये मैंने कर दिया 2 ओम, ये कर दिया 2 ओम, ये कर दिया 2 ओम, और ये कर दिया 2 ओम, ओके। चलिए ठीक है, अब आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं, मान लो इस पॉइंट को मैंने M मान लिया, इसको N मान लिया। ये सवाल है कि बताइए जरा सा कि आपका R इक्विवेलेंट क्या होगा, इस सर्किट के अंदर R इक्विवेलेंट क्या होगा। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये दोनों जो रेजिस्टेंस है आपस में जुड़ा नहीं है, ऊपर से ओवरलैप कर दिया है ना। MN मैंने इस पॉइंट को दिया है, मतलब करंट भैया कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, ऐसे जा रहा है, और इधर से इधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है। इस पॉइंट को मैंने N माना, इसको मैंने M माना, यही सवाल है। तो आप देखो, नोटिस करो कि ये जो रेजिस्टेंस गया है ऊपर से, जो क्रॉस करके गया है, जो इससे टच नहीं कर रहा है ना, अगर क्योंकि उसको इस सर्किट से कोई मतलब है नहीं, वो डायरेक्ट इस टर्मिनल से उस टर्मिनल तक, उसको इस सर्किट से कोई मतलब नहीं, वो बिल्कुल अलग है।
तो अगर मैं अभी तत्काल इस रेजिस्टेंस को हटा दूं तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, है ना, क्योंकि अभी इसको मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे लास्ट में, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर से क्रॉस कर रहा है, इससे इसका कोई कनेक्शन था ही नहीं, ऊपर से क्रॉस कर गया, डायरेक्ट टर्मिनल टू टर्मिनल पहुंचा, तो इसको बाद में कैलकुलेट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कि 2 ओम और 2 ओम का रेजिस्टेंस है, मैं इसको मिटाकर अगर इसमें एक ही रेजिस्टेंस डाल दूं 4 ओम का, तो हमारे लिए और ज्यादा आसान बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर कर दिया क्या, 4 ओम का रेजिस्टेंस कर दिया, ये भैया हो गया 4 ओम का रेजिस्टेंस। 2 ओम और 2 ओम सीरीज में था तो मैंने 4 ओम कर दिया डायरेक्ट, ठीक है ना। चलिए अब इस सर्किट को कंप्लीट करते हैं। अब आपके पास देखिए कि यहाँ जो कंडीशन बन रहा है वो फिर से आ गया, कौन सा, व्हीटस्टोन ब्रिज का केस। मैंने क्या बोला, इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो बराबर हो जाए तो इस जगह का करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है, यानी 4/4 बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि इस जगह पे करंट क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। इस करंट से कोई मतलब है नहीं, इस सर्किट से कोई मतलब है नहीं, तो बाकी बच गया ये, इसको सॉल्व करना है। अब इसको हम हटा दें, इसका कोई काम रहा नहीं क्योंकि ये आपका बैलेंस्ड वाला केस था, तो ये हट गया। अब आपके पास क्या बच गया, अब हम पुराने वाले को लेकर आते हैं। पुराना वाला केस क्या था, पुराना वाला केस आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ था, फिर ऐसे गया था और 2 ओम का रेजिस्टेंस आपका ये लगा हुआ था, ठीक है ना। तो 2 ओम का यहाँ है, 2 ओम का यहाँ है, ये कुछ ऐसा है, 2 ओम का और 2 ओम का, है ना, ठीक है। अब इस सर्किट को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, घुमा देते हैं। अब देखो ऐसे भी सिंपल है, ये और ये क्या है, सीरीज में, ठीक है, ये और ये क्या है, सीरीज में। क्यों, क्योंकि यहाँ से जब करंट चला है तो आई करंट गया, ये आई करंट चला गया, यहाँ पे I1 हो गया बाबू, यहाँ पे हो गया I2 और यहाँ पे हो गया I3 करंट चला गया। चलो ठीक है, अब ये I1 करंट किया है ऐसे और ऐसे, भैया यहाँ पर भी I1 करंट है, ये कौन सा करंट गया, I1 करंट गया, यहाँ से कौन सा करंट जा रहा है, I2 करंट जा रहा है, यहाँ से भी I2 करंट जा रहा है, और यहाँ से गया कौन सा करंट, I3 गया है, यही I3 करंट आपका यहाँ गया है और यही I3 करंट आपका यहाँ गया है। फिर से इसमें जो मिल गया, क्या मिल गया, I बन गया I1 प्लस में क्या बन जाएगा, I2 प्लस में क्या बन जाएगा, I3। गेम हो गया क्लियर। अब इस जगह पर क्या है, ये रेजिस्टेंस सीरीज में है क्योंकि दोनों में करंट सेम है, तो 4 ओम और 4 ओम कितने हो गए, 8 ओम हो गए। अब ये भैया ये देखो और ये देखो, ये में I3 ये में I3, दोनों में I3 करंट सेम है, तो मतलब क्या है, दोनों सीरीज में, तो 4 और 4 कितने बन गए, 8 ओम बन गए। अब यहाँ पर 2 ओम और 2 ओम सेम करंट आ रहा है, ये भी सीरीज में था, तो 2 और 2 कितने बन गए, 4 ओम बन गए। और ये पूरा सिस्टम, क्योंकि करंट बटा है ना I1 I2 I3 में, ये पूरा सिस्टम जो आपका है वो क्या है, पैरेलल, यानी कि 1/8 है ना। इसको कैसे लिखेंगे, अगर ये पूरा का पूरा पैरेलल है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। आपको पता है पैरेलल वाला कंडीशन कैसे सॉल्व होता है, 1/8 प्लस में कितना हो गया, 1/8 प्लस में कितना हो गया, 1/4 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं बाबू, कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 8, यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस में कितना हो जाएगा, 1 प्लस में कितना हो जाएगा 2, 2 1 3 और 1 4, 4/8, 4 दूनी 8, 1/2 इज इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 ओम का 1/2 है ना, 2 ओम का रेजिस्टेंस बाबू आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल अगर आपके सामने आ जाए तो उसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, है ना, ठीक है, बहुत आसान होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में ये एक केस आपका क्या कहलाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का केस कहलाता है। इस तरह का कोई भी रेजिस्टेंस अगर आपको मिल जाए सॉल्व करने के लिए तो उसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि अगर ये बैलेंस्ड कंडीशन में ना हो तो क्या होगा। हमने क्या देखा कि दोनों का रेशियो बराबर है, तो यहाँ पे करंट हमने 0 मान के बना दिया था। बट द क्वेश्चन इज दैट अगर ये बैलेंस कंडीशन में ना हो तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना। तो इस सवाल का जवाब आपको ठीक इसके अगले वाले वीडियो में मिलेगा, यानी कि आज ही आपको शाम में, है ना, उसका एक सेकंड पार्ट में अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अभी वक्त बहुत कम है, क्लासेस भी अभी हैं बहुत सारे। तो सेकंड पार्ट में इसका अपलोड कर दूंगा, जहां पर मैं बताऊंगा क्या कि अगर मान लो दोनों टर्मिनल पे आपका डिफरेंट आ जाए रेशियो, तो बीच से अगर करंट पास करता हो तो वैसे में क्या करते हैं। वहां पे हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा का यूज करते हैं, डेल्टा स्टार, डेल्टा कन्वर्जन इनटू स्टार, है ना, इस मैकेनिज्म का यूज करके तब उसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, एक बार सीख जाएंगे 30 सेकंड 40 सेकंड मैक्सिमम है उस सवाल को सॉल्व करने के, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें इस पे बेस्ड, ठीक है। और किसी तरह को कठिनाई अगर हो समझने में तो कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि इसके बारे में और ज्यादा मैं आपको बता सकूं। तब तक के लिए बने रहें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो के बारे में उनको जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।